उत्तर भारत के गांव माधापुर में पुराने खपरेल वाले घरों के बीच एक बड़ा सा पक्का हवेली सा घर था, शर्मा निवास। उसी में रहते थे बुजुर्ग लाला गोविंद शर्मा, उनकी पत्नी सावित्री और उनके 3 बेटे। एक रोज वो तीनों ही कुछ दिन छुट्टियां मनाने साउथ इंडिया गए हुए थे, जहां उन तीनों को वहीं घूमने आई हुई 3 साउथ इंडियन लड़कियों से प्यार हो जाता है और तीनों भाई उनसे शादी कर उन्हें अपने घर ले आते हैं, जहां उनकी माँ 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 साउथ इंडियन बहुएं देखकर हैरान ही रह जाती है। हे राम, ये तुम लोगों ने क्या किया? साउथ इंडियन बहुएं ले आए? हाय रे, मेरे तो करम ही फुट गए। क्या क्या सोचा था अपने बेटों के लिए अपनी पसंद की बहुएं लाऊंगी, कोई कश्मीर की तो कोई हिमाचल की तो कोई दिल्ली की, लेकिन इन कमबख्तों को तो सारा उत्तर भारत छोड़कर दक्षिण भारत की लड़कियां पसंद आई। भाग्यवान, अब बहुएं घर में आ गई हैं तो उन्हें अपना लो ना। और वैसे भी ये शुक्र मनाओ कि देश छोड़कर विदेश की नहीं ले आए, नहीं तो उनकी अंग्रेजी भाषा समझते समझते तो तू अपने बाल ही नोच लेती। हाँ माँ, अब ये इस घर की बहू है और क्या फर्क पड़ता है, कहाँ की भी लड़कियां हो, अच्छी और संस्कारी हैं, ये क्या कम है? भैया बिल्कुल ठीक कह रहे माँ, ये तीनों स्वभाव की बहुत अच्छी हैं। अब सावित्री देवी आखिर करती भी क्या, उन्होंने तीनों बहुओं को अपना लिया। लेकिन अब ये बात सारे गांव में फैल गई कि शर्मा जी के तीनों बेटे साउथ इंडियन बहुएं लाए हैं। अरे भाई, तुमने सुना शर्मा जी के तीनों बेटों ने दक्षिण की लड़कियों से शादी कर ली है? हाँ सुना है, वो तमिलनाडु, उड़ीसा और केरल की हैं। अब देखना तुम उनके घर में दाल की जगह सांबर और रोटी की जगह डोसा बनेगा। ये बात सुनकर गांव में सब हंसने लगते हैं। शर्मा जी जो उस वक्त वहाँ से गुजर रहे थे वो कहते हैं, भाई हमें हमारी बहुएं प्यारी हैं, चाहे उत्तर से हो या दक्षिण से, जो घर बसाए वही सच्ची लक्ष्मी है। उसकी बात सुनकर सभी चुप हो जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी बहू थी ललिता, जो कि तमिलनाडु की थी, लंबे बालों वाली और लंबे कद वाली। एक दिन सुबह, अरे ललिता सुनो, चाय बनाई क्या तुमने? अम्मा जी चाय नहीं, मैंने फिल्टर कॉफी बनाई है, बहुत मजेदार है, पीकर देखिए। सास ने कप सूंघते ही कहा, अरे बाप रे, ये कैसी खुशबू है, हमारे यहाँ तो ऐसी चीजें शादी ब्याह में भी नहीं मिलती। अम्मा जी बस एक बार पी लीजिए, फिर आप रोज कहेंगी कॉफी दो, इतनी अच्छी लगेगी आपको। सावित्री देवी ने जैसे ही वो साउथ इंडियन स्टाइल में बनी कॉफी चखी तो पहली चुस्की लेते ही उनकी आंखें चमक उठी। अरे वाह, ये तो गजब की चीज है, लगता है अब चाय की छुट्टी। बड़ी बहू तू तो रोज मेरे लिए यही बनाया कर। अरे सिर्फ तेरे लिए क्यों, मेरे लिए भी। इसकी खुशबू बाहर तक आ रही है, उसी से मुझे पता चल गया है कि ये बड़ी ही मजेदार होने वाली है। बहू मेरे लिए भी ले आ। जी बस, अब भी लाई बाबूजी। ललिता उन सबके लिए भी कॉफी बनाकर ले आई। उस दिन के बाद पूरे घर में सुबह फिल्टर कॉफी की महक फैलने लगी। वहीं दूसरी बहू थी मीनाक्षी, जो कि केरल की थी, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें थी और बेहद ही सुंदर नैन नक्श थे, लेकिन वो जरा कम बोलने वाली लड़की थी। मीनाक्षी को खाना बनाने का बड़ा शौक था और खासकर तरह तरह की डिश बनाना। एक रोज, आइयो आज ऐसी डिश बनाकर अम्मा जी को खिलाऊंगी जिसे खाते ही वो सब खुश हो जाएंगी। मीनाक्षी झट से रसोई में गई और केरल की फेमस डिश अवियल, जो कि सब्जियों की खट्टी मसालेदार करी थी, कुछ देर बाद घर के सभी लोग खाने के लिए बैठ गए। अरे वाह, आज तो रसोई से बड़ी अलग तरह की महक आ रही है, ऐसा क्या बनाया धर्मपत्नी जी? ये सुनकर मीनाक्षी मुस्कुराई और बोली, आइयो जी, आज मैंने सोचा कि केरल की अवियल सब्जी बनाई जाए, खट्टी मसालेदार करी। ये सुनकर सास ने भौहें चढ़ाई, क्या ये तूने क्या बना डाला? अरे हम देसी दाल चावल खाने वाले लोग, ये तीखा हमें नहीं चाहिए, हमारे पेट में जलन हो जाएगी इससे। ये सब तुम साउथ इंडियन लोगों को ही पसंद आता है। अरे माँ, तुम तो बस हर बात पर ये साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन लेकर बैठ जाती हो, एक बार चक्कर तो देखो। सास ने एक और चखा और बोली, हे भगवान, ये तो इतना स्वादिष्ट है कि मैं रोज खा सकती हूँ। बहू ऐसी चीज तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाई। सच में मीनाक्षी, बहुत अच्छा बना है। हाँ बहू, तू मेरे लिए शाम के लिए भी थोड़ा बचा देना, मैं तो शाम को भी यही खाऊंगा। अम्मा जी, खाना प्यार से बने तो स्वाद अपने आप आ जाता है। ये तो है बहू। तीसरी बहू यानी कि कविता थी उड़ीसा की, जो कि सबसे छोटी बहू थी, साथ ही चुलबुली और हंसमुख भी थी। हालांकि वो हिंदी इतनी अच्छी तरह से नहीं बोल पाती थी, पर उसकी मुस्कान सबका दिल जीत लेती थी। एक रोज जब सब लोग खाना खाने बैठे ही थे कि तभी घर में अचानक बिजली चली गई। लो, अब तो लाइट भी चली गई। सारा दिन काम से थककर घर लौटो तो इतना भी नहीं कि चैन से बैठकर खाना भी खा सके। अब अंधेरे में कैसे खाना खाएं? अरे बाबा, काहे को इतना मचमच करते हो इतनी छोटी सी बात के लिए? अभी रुको, देखो मैं क्या करता हूँ। कविता दौड़ती हुई रसोई में गई और कुछ देर बाद उसने घर में कई सारे दिए जलाकर रख दिए, जिससे घर में रोशनी रोशनी हो गई। अरे वाह, ये बहू तो जुगाड़ू भी निकली।
मुझे लगा था बस बोलने में ही बकबक करती है, लेकिन ये तो दिमाग भी लड़ाती है। आज कितना अच्छा लग रहा है इस दिए की रोशनी में खाना खाना। शाबाश बहू। कुछ ही दिनों में तीनों बहुओं ने अपने ससुराल वालों के दिल में जगह बना ली थी। उनके हाथों के बनाए हुए खाने में बड़ी ही अच्छी खुशबू आती थी। एक रोज तीनों बहुएं गांव घूमने निकलती हैं। तभी वो देखती है कि कमला काकी, जो कि गांव की सबसे बूढ़ी काकी थी, वो आंगन में खाट पर पड़े कांप रही थी। अयो, ये उस अम्मा को क्या हुआ? लगते हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं, चलो चलकर देखते हैं। वो तीनों कमला के पास जाती हैं और उसे खाट समेत झट से अंदर ले जाती हैं। कविता, तुम्हारे पीछे कंबल रखा है, वो इन्हें उड़ा दो। मैं तब तक चूल्हा जलाकर आती हूँ, कमरे में थोड़ी गर्माहट हो जाएगी। तब तक हम इनके सर की गर्म तेल से मालिश कर देती हूँ। इसके बाद मीनाक्षी और कविता उनके लिए खाने में खिचड़ी बनाती हैं। लो काकी, खिचड़ी खा लो, थोड़ा ठीक लगेगा। काकी थोड़ी खिचड़ी खाती है। कुछ देर में कमला काकी पूरी तरह ठीक हो जाती है। तब तक वो तीनों साउथ इंडियन बहुएं वही उसकी सेवा में ही लगी रहती है। ये सब देख कमला काकी को बड़ा अच्छा लगता है। अब हमेशा ही ऐसे ही वो तीनों गांव में किसी न किसी की मदद करती रहती। फिर एक दिन गांव के सरपंच की बेटी की शादी थी। क्या कहा बबलू तूने? हलवाई नहीं आ पाएंगे, लेकिन क्यों? उन हलवाइयों के यहाँ से जो नदी का पुल इस ओर आता है वो टूट गया है, और आप तो जानते हैं आज मौसम भी कितना खराब है। लगता है ये बारिश नहीं रुकेगी, और टेंट के नीचे भी पानी भर रहा है। ऐसे में बारात का स्वागत कहाँ करेंगे? हे भगवान, अब क्या होगा? शाम को मेरी बेटी की बारात आने वाली है और यहाँ ये सब। अब क्या करे? उनको परेशान देखकर शर्मा जी की बहुएं बोली, बाबूजी, अगर आप बुरा न माने तो हम अपनी हवेली में सरपंच जी की बेटी की शादी रख ले। हमारी हवेली इतनी बड़ी है कि गांव वालों के साथ साथ बारात का स्वागत भी अच्छे से हो जाएगा। और रही खाने की बात, तो हम तीनों मिलकर बना लेंगे पूरी बारात का खाना। हाँ, इससे बड़ा पुण्य का काम भला और क्या होगा? लेकिन तुम जानती हो ना ये कितना जिम्मेदारी भरा काम है। मुझे अपनी बहुओं पर पूरा भरोसा है, वो सब कर लेंगी। अब सभी लोग मिलकर हवेली को सजाने में लग जाती हैं, जिसके बाद तीनों बहुएं एक के बाद एक बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर तैयार कर देती हैं। कुछ देर बाद बारात हवेली में आती है, जहाँ वो सभी बारात का बड़े ही अच्छे से स्वागत करते हैं। इसके बाद बारातियों को खाना सर्व किया जाता है, जो सबको बड़ा पसंद आता है। उस दिन के बाद तीनों साउथ इंडियन बहुओं के लिए गांव वालों के दिल में और भी जगह बन गई। अब सभी उन तीनों का खूब सम्मान करते। आज सुमित्रा बहुत खुश थी, और वो होती भी क्यों नहीं, आखिर उसका बेटा उसके लिए बहू जो ला रहा था। अपनी माँ को इतना खुश देखकर सुमित्रा की पड़ोसन सुमित्रा से कहती है, बहन, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। तेरा बेटा लव मैरिज करके इस घर में बड़े घर की बहू ला रहा है, और बड़े घर की जितनी भी लड़कियां होती हैं वो सारी घमंडी होती हैं। अरे बहन, तो क्या हुआ अगर वो बड़े घर से आ रही है तो? अरे आखिर हमारा घर छोटा थोड़ी ना है। हमारा घर घर नहीं बल्कि बंगला है, बंगला। और वो इतने बड़े बंगले की इकलौती बहू रानी होगी। और मैं जानती हूँ मेरी बहू दिखने में जितनी सुंदर है उतना ही अच्छा उसका स्वभाव भी होगा। हाँ आंटी जी, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे मेरी भाभी भाभी के रूप में नहीं बल्कि माँ के रूप में आ रही है। भैया भले ही लव मैरिज कर रहे हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरी भाभी बहुत अच्छी होगी। अगर ऐसी बात है नंदिनी तो बहुत अच्छी बात है। भगवान करे तुझे और तेरी माँ को ऐसी बहू मिले जो इस बंगले को बंगला नहीं बल्कि घर बना कर रखे। क्योंकि भले ही बंगले ऊंचे और शानदार दिखते हैं, लेकिन कई बार उन बंगलों में खुशियाँ नहीं होती। इस तरह वो सब आपस में बात कर रहे थे कि तभी बाहर ढोल और नगाड़ों की आवाज आती है, और उस आवाज को सुनकर सुमित्रा खुश होकर तुरंत किचन में जाती है और वहाँ से आरती की थाली लिए दरवाजे पर पहुँच जाती है। और वो अपनी बहू नेहा और बेटे रवि की आरती उतारकर अपनी बहू से कहती है, बहू, अपने दाहिने पैर से इस कलश को गिराकर घर में प्रवेश कर। माफ करना माँ जी, बहुत गर्मी लग रही थी इसलिए मैंने अपना घूंघट हटाया, और अगर मैं इस कलश को अपने दाहिने पैर से गिराऊंगी तो अन्न को लात लगेगी, और मैं नहीं चाहती कि मैं अनाज को लात मारूं और अन्न का अपमान करूं। नेहा के मुंह से ये बात सुनकर मानो सुमित्रा खुशी से फूले नहीं समाती, और वो अपनी बहू से कहती है, लेकिन बहू, ये तो रिवाज है और इस रिवाज को करना ही पड़ेगा। इतने अच्छे संस्कार देख सुमित्रा की पड़ोसन का मुंह बंद हो जाता है। और देख लिया बहन, बड़े घर की बेटी के संस्कार। अरे अगर मैं खुद की पसंद की लड़की लाती ना तो वो भी इस तरह अनाज का अपमान सहन नहीं करती, लेकिन इसके संस्कार देखो, ये ना तो अनाज को लांग कर घर में आई और ना ही किसी से बदतमीजी करी। इसे कहते हैं संस्कार। हाँ बहन, तू बिल्कुल सही कह रही है। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन अभी भी इतना ही कहूंगी कि थोड़ा ध्यान रखना। अच्छा, सारी रस्में खत्म हो चुकी है तो मैं अपने घर चलती हूँ। इतना बोलकर पड़ोसन वहाँ से चली जाती है तो वहीं सुमित्रा के चेहरे पर एक अलग चमक थी। उसे लग रहा था कि उसकी बहू सर्वगुण संपन्न है, पर क्या उसकी बहू सच में सर्वगुण संपन्न थी? ये तो आगे पता चलने वाला था।
अगली सुबह जब सभी लोग सोकर उठते हैं तो सुमित्रा देखती है कि अब तक नेहा सोकर नहीं उठी। तभी सुमित्रा नेहा के कमरे में जाती है और उससे बोलती है, बहू रानी, सुबह के 8 बज गए हैं। 9 बजे रवि को ऑफिस जाना होता है। जल्दी से उठकर अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी करो। सुमित्रा के बार बार जगाने पर भी नेहा नहीं उठती और ये देख सुमित्रा को थोड़ी हैरानी होती है। हे भगवान, मेरी बहू कोई नींद की गोली खाकर सोई है या फिर शादी के अगले ही दिन स्वर्ग से धार गई। जो भी है, एक बार इसे हिलाकर देखती हूँ। इतना बोलकर सुमित्रा अब जैसे ही नेहा को हिलाकर उठाने लगती है, तभी नेहा गुस्से में उठकर अपनी सास पर भड़कते हुए कहती है, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना? अरे ये कौन सा तरीका है जगाने का? बहू, सुबह के 8 बज गए। आज तेरी पहली रसोई है और तू इस तरह अब तक सो रही है। अरे अच्छे संस्कार और घर की बहुएं इतनी देर तक नहीं सोती। और वैसे तू अपनी सास से किस तरह से बात कर रही है? माँ जी, मैं अपने घर में ना सुबह 11 बजे से पहले नहीं उठती थी और आप है कि यहाँ मुझे 8 बजे उठा रही है। अरे अगर आपको अपने बेटे की इतनी परवाह है ना तो एक काम करो, या तो खुद सुबह का ब्रेकफास्ट बना लो या फिर किसी नौकर को रख लो, क्योंकि मैं इस घर में इस तरह काम नहीं कर सकती। अरे मैं बड़े घर की इकलौती बहुरानी जो हूँ, और वैसे भी आपका बेटा अपने लिए पत्नी और इस घर के लिए बहू लाया है, ना कि नौकरानी। अगर आपको नौकरानी वाला काम करवाना है तो चुपचाप इस घर में मेड लगवा दीजिए। सुमित्रा के आगे जो पिछली रात उसकी बहू थी वो कुछ और थी, लेकिन आज सुबह उसकी बहू का रूप बदला हुआ था। ये देखकर सुमित्रा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो कुछ ना बोलते हुए किचन में जाती है और चुपचाप सुबह का ब्रेकफास्ट बनाने लगती है। तभी वहाँ नंदिनी आती है और अपनी माँ को इस तरह खाना बनाते देख वो उससे सवाल करती है, माँ ये क्या? आज तो भाभी की पहली रसोई थी ना, फिर वो यहाँ ना होकर उनकी जगह आप क्यों खाना बना रही हो? नंदिनी की बात सुनकर सुमित्रा का गला भर आता है और वो अपनी आवाज को संभालते हुए नंदिनी से कहती है, बेटा नंदिनी, तेरी भाभी बहुत थकी हुई है, इसलिए उसकी आंखें नहीं खुली। जगाने गई थी मैं उसे, लेकिन फिर भी बेचारी उठ नहीं पाई, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज का खाना मैं बना लूं, फिर कभी उससे पहली रसोई करवा लेंगे। नंदिनी अपनी माँ की बात सुनकर चौंक जाती है, पर वो सुमित्रा से कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। अब जब सभी लोग ब्रेकफास्ट करने आते हैं तो नंदिनी देखती है कि उसकी भाभी बिना नहाए धोए, बिना ब्रश किए खाने की टेबल पर बैठ गई है। ये देख नंदिनी अपनी भाभी नेहा से कहती है, भाभी आप ना तो नहा कर आई हो ना ही ब्रश करके। सॉरी, आपको नहीं लगता ये बैड मैनर्स है? माफ करना ननद जी, लेकिन ये बंगला जितना आपका है ना, उससे कहीं ज्यादा मेरा है। इस घर में जो मैं चाहूंगी वही होगा। और हाँ माँ जी, मैंने आपको कहा था ना इस घर में एक मेड रखवा लो। बेकार में क्यों अपनी मेहनत बढ़ा रही हो? आपका बूढ़ा शरीर है, बूढ़ी हड्डियां हैं, अगर चटक गई तो लेने की देनी हो जाएगी। नेहा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अब नंदिनी भी हैरान हो चुकी थी और तभी नंदिनी कहती है, माफ करना भाभी, लेकिन अगर आप अमीर घर से आई हैं तो ये मत भूलो कि हम भी अमीर घराने के लोग हैं। और रही बात नौकर नौकरानी की, तो हमारे घर नौकर नौकरानी पहले से लगे हुए थे, लेकिन उन्हें भी कुछ काम आ सकता है। हर कोई आपके लिए अवेलेबल नहीं हो सकता है। देख रहे हो रवि अपनी बहन को किस तरह कैची की तरह अपनी जुबान कचर कचर चला रही है। नेहा की बात का रवि भी कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप ब्रेकफास्ट करके वहाँ से ऑफिस चला जाता है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ नेहा ने अब तक अपनी पहली रसोई नहीं की थी। ऐसे ही एक शाम सुमित्रा अपनी बहू के पास जाती है और उससे कहती है, बहू दरअसल आज मेरी तबीयत खराब है और तुम तो जानती हो कि इस घर के नौकर अपने घर गए हुए हैं। एक काम करो, आज का खाना तुम बना लो, जैसे ही आराम मिलेगा वैसे ही मैं खाना बना लूंगी। माफ करना माँ जी, लेकिन मैं बड़े बंगले की बहू रानी हूँ, मैं इतनी छोटी रसोई में खाना नहीं बना सकती। अगर ननद जी का कमरा और रसोई एक साथ होते तो कुछ बात बन सकती थी। जहाँ नेहा ये बात कर रही थी तो वहीं नंदिनी भी उसकी ये बात सुनते हुए आती है और अपनी भाभी को मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहती है, अच्छा तो अब आपकी नजर मेरे कमरे पर है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा कमरा किचन से अटैच है। वाह भाभी वाह। बस कर नंदिनी, क्यों छोटी छोटी बात पर बहस करने लगती है अपनी भाभी से? अरे वो बड़ी है तुझसे। माँ की बात सुनकर नंदिनी मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि जितनी सीधी सुमित्रा थी उतनी ही टेढ़ी उसकी बेटी थी। नंदिनी को उम्मीद थी कि उसकी भाभी आएगी और बिल्कुल सहेली की तरह रहेगी, लेकिन उसकी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है जब उसकी घमंडी भाभी आती है। थोड़ी देर बाद सुमित्रा अपनी बेटी के पास जाती है और उसे खाना बनाने के लिए कहती है और इस तरह नंदिनी मुंह बनाते हुए आज रात का खाना बनाकर तैयार कर देती है। अब जब देर रात सभी लोग खाना खा रहे थे तो नेहा एक बार फिर खाने में कमी निकालते हुए कहती है, हे भगवान कितना गंदा खाना बना है। अरे ऐसा लग रहा है किसी नौसिखिया ने खाना बनाया, ना तो इसमें नमक का पता है और ना ही मसाले का, अगर है तो सिर्फ और सिर्फ मिर्च। अगर इतना ही गंदा खाना लग रहा है तो खुद खाना बना लेती ना भाभी आप। अरे जब आपको माँ ने खाना बनाने के लिए कहा था तो आपसे इस छोटे से किचन में घुसा नहीं गया, लेकिन खाना खाने के दौरान आपका मुंह बराबर चल रहा है। नंदिनी, ये कौन सी तमीज है अपनी भाभी से बात करने की? भला कोई अपनी भाभी से इस तरह बात करता है?
माफ करना माँ, लेकिन अगर आप अपने नए रिश्ते को इसी तरह हवा देती रही ना तो आपके पुराने रिश्ते खोखले हो जाएंगे। और इस घर में जो हर वक्त ये गाना गाती रहती है, बड़े बंगले की बहुरानी हूँ, अरे उस बहुरानी को तो कुछ बनाना आता ही नहीं। इस बंगले की ये बहुरानी नहीं बल्कि बड़े बंगले की घमंडी बहुरानी है, जिसे ना तो अपनी सास से बात करने का सलीका और ना ही ननद से पेश आने का तरीका। ये तो बस 4 लोगों के आगे अच्छा दिखने का नाटक करती है ताकि बाहर के 4 लोग इन्हें अच्छा कहें और हमें बुरा। देख रहे हो रवि, तुम किस तरह तुम्हारी बहन बात कर रही है मुझसे। नंदिनी बिल्कुल सही कह रही है नेहा। जब से तुम इस घर में आई हो तब से कोई ना कोई कमी निकाली जा रही हो। माना कि तुम अमीर घर से आई हो, लेकिन गरीब हम भी नहीं। अगर तुम बड़े घर की बेटी हो तो तुम अब बड़े बंगले की बहू भी हो। तुम्हें एक वेल एजुकेटेड एंड सेटल्ड लड़का मिला है, लेकिन तुम सिर्फ और सिर्फ अपने घमंड में रहती हो। देखो नेहा, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम्हें एक संस्कारी बहू बनकर रहना पड़ेगा, और अगर तुम इस तरह घमंड में रहोगी तो दरवाजे खुले हैं तुम्हारे लिए। जा सकती हो तुम यहाँ से। रवि की बात सुनकर अब नेहा को ये एहसास होता है कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया है, क्योंकि नेहा रवि से बहुत प्यार करती थी और वो उससे दूर नहीं होना चाहती थी। इसलिए अब वो अपने नेचर में बदलाव लाती है और सभी से माफी मांगती है। धीरे धीरे वो अपने ससुराल में एडजस्ट हो जाती है और अब वो सभी के साथ बड़े ही प्यार से रहने लगती है।